जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी हम मैथ का आपको एक पेपर सेट दे रहे हैं, सेट पेपर दे रहे हैं और उसमें हमारी गारंटी होगी कि 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, खास करके क्लास 11th के लिए जो अगले 2-4 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें हम पूरा सेट पेपर आपको आज बताने जा रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को देख करके पूरा अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो इसकी हमारी गारंटी है, जैसा लिखा हुआ है 100% गारंटी हमारी होगी। चलिए आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेट पेपर पर। तो सेट पेपर में हम आपको ये समुच्चय सिद्धांत से पहले क्वेश्चन बताएंगे और समुच्चय सिद्धांत में सबसे पहले आता है समुच्चय का सम्मिलन। समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखें, समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सम्मिलन। तो समुच्चय का सम्मिलन यानी इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम आपको बता दें कि इसमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप समझ लें कि यूनियन क्या होता है यानी सम्मिलन क्या होता है। तो अगर दो सेट दिए गए हों, उन दोनों सेट में ऐसे अवयव जो कॉमन हैं और कॉमन नहीं भी हैं, उनको जब सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से ले लिया जाता है तो इनको हम समुच्चय का सम्मिलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं और ये उदाहरण केवल समझिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन इस पे आधारित क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है A इज इक्वल टू ये 4, 8, 12, 16 इस तरह से दिया हुआ है और B में आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 6 इस तरह से दिया हुआ है। दो समुच्चय आपको दिए हुए हैं। दो समुच्चय में पहला समुच्चय A इक्वल टू 4, 8, 12, 16 दिया हुआ है और दूसरा समुच्चय B इक्वल टू 1, 3, 5, 6 दिया हुआ है। तो अगर इनका सम्मिलन ज्ञात करना हो तो सम्मिलन को हम यूनियन यानी यू लिखते हैं, A यूनियन B हो जाता है। और इनका सम्मिलन निकालने के लिए हम समुच्चय A और समुच्चय B दोनों के अवयवों को लिख लेते हैं। जो कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो चलें आप देखें, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम A यूनियन B निकालते हैं। अब इसके बाद आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब इसी में एक दूसरा आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम प्रतिच्छेद भी कहा करते हैं। तो अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछा जाए, प्रतिच्छेद पूछा जाए, तो प्रतिच्छेद हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको आप ध्यान पूर्वक देखें। तो प्रतिच्छेद जो होता है यानी इंटरसेक्शन जो होता है, हम यहीं पर बता देते हैं
समुच्चयों का प्रतिच्छेद, समुच्चयों का प्रतिच्छेद, समुच्चयों का प्रतिच्छेद जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। तो कैसे समुच्चयों का प्रतिच्छेद निकालते हैं? समुच्चयों के प्रतिच्छेद में दो समुच्चय जो दिए होते हैं, दोनों समुच्चयों में जो समुच्चय कॉमन होते हैं, केवल उन्हीं अवयवों को लिया जाता है, तो हमें समुच्चयों का प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकल जाता है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू आपको 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है और B इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, देखिए 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, इसलिए यहाँ पर A इंटरसेक्शन B जो होगा वो 2 और 4 आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन का नियम कहिए या डिमॉर्गन थ्योरम कहिए, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इस पर आधारित आप तैयार कर लीजिएगा समुच्चय का सम्मिलन और समुच्चयों का प्रतिच्छेद। हमें उम्मीद है कि इसमें से एक क्वेश्चन यानी इसको तैयार कीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और आप समझ गए होंगे कि सम्मिलन में क्या होता है, एक बार फिर से बता दूं, दोनों समुच्चयों के वे अवयव जो कॉमन होते हैं उनको भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी ले लेते हैं, तो ये समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। इसको यूनियन कहते हैं, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी। इसी तरह से वे अवयव जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं, उनको लिया जाता है, तो इनको हम कहते हैं समुच्चयों का प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं, और इस प्रकार जो कॉमन होता है उसको ले लिया जाता है। अब इसके बाद हम आपको डिमॉर्गन का नियम बताने जा रहे हैं। ये डिमॉर्गन के नियम में देखिए 2 नियम हैं, दोनों नियमों पर हम आपको उदाहरण दे करके बता दे रहे हैं, और डिमॉर्गन के नियम को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए डिमॉर्गन का नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। डिमॉर्गन का नियम, तो देखें डिमॉर्गन के 2 नियम हैं, इन दोनों नियमों को हम आपको बता दें। डिमॉर्गन रूल क्या है? डिमॉर्गन रूल, तो डिमॉर्गन का नियम क्या है आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। 2 नियम हैं, इनमें से पहला नियम जो होता है वो होता है ए यूनियन बी का अगर हम डैश ले लें तो ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डिमॉर्गन का पहला नियम कहलाता है। और इसी तरह से जो दूसरा नियम है, हम दूसरा नियम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा नियम होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों नियम डिमॉर्गन के नियम कहलाते हैं। अब डिमॉर्गन का नियम आपसे सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा तो कोई भी एग्जाम्पल ले करके आप कर सकते हैं। देखिए आप,
तो यहाँ पर हमको एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा, एक हमको जो है सर्वनिष्ठ समुच्चय लेना होगा। तो देखें, यूनिवर्सल सेट को हम U से प्रदर्शित करते हैं और इसमें होता क्या है, देखें, हम कोई भी अवयव, यूनिवर्सल सेट का मतलब या ये सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब ये होता है कि इसमें सब कुछ उपस्थित हो, ठीक ना। इसमें जो है जितने भी अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि समुच्चयों के प्रतिच्छेद को समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी कहते हैं, ये भी याद रखे रहिएगा, दोनों बातें आप दिमाग में रखे रहिएगा। अब सपोज कीजिए हम यूनिवर्सल सेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो डी मॉर्गन्स रूल, ठीक तो है? ठीक है। A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और फिर सेकंड जो है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसको हम प्रूफ करके, यहां स्याही जो है गिर गया है, चलिए अब देखें आप जरा। तो ये जो है कोई यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज कीजिए हम यूनिवर्सल सेट में ले लिए, और अगर हम A ले लेते हैं तो देखिए A इजकल टू 1 2 3 4 हो गया, और फिर सपोज कीजिए दूसरा समुच्चय हम B ले लेते हैं और B इजकल टू जो है 3 4 5 6 हो गया। सपोज कीजिए अगर आपसे डी मॉर्गन थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा तो इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा कि A यूनियन B डैश इजकल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और सेकंड ये दोनों नियम जो होते हैं ये डी मॉर्गन नियम कहलाते हैं। डी मॉर्गन, चूंकि गणितज्ञ डी मॉर्गन ने इन दोनों नियमों को दिया था कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, इसलिए इसको डी मॉर्गन नियम कहते हैं। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब यहाँ पर पहले हम A यूनियन B निकालें, A और B का यूनियन निकालें। तो A और B का यूनियन वह होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, उसको भी ले लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। A यूनियन B हो गया। हम फर्स्ट वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं। अब अगर हम A यूनियन B डैश निकालना चाहें तो डैश जानते हैं क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसी में से हम A यूनियन B को माइनस कर देंगे तो A यूनियन B डैश निकल जाता है। तो चलिए हम कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट आपने देखा है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और माइनस A यूनियन B डैश। तो देखें A यूनियन B डैश नहीं, A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B डैश तो हमको निकालना है। तो A यूनियन B डैश यूनिवर्सल सेट में से जब A यूनियन B को माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है A यूनियन B डैश। तो A यूनियन B की जो वैल्यू है ये है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हम देखें, इसको निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने का तरीका क्या है कि 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें से हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 8 9 10। ये निकला है आपका A यूनियन B डैश। ये लेफ्ट की वैल्यू निकल गई। अब हम राइट की वैल्यू निकालते हैं। पहले A डैश निकाला जाए, तो A डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से A को हम घटा देंगे। तो चलिए, यूनिवर्सल सेट तो आपने देखा ही है, यूनिवर्सल सेट है, और इसमें से A को घटा देंगे। देखिए हम सीधे यहीं पर लिख दे रहे हैं।
तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को घटा रहे हैं, 1 2 3 4 घटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश की वैल्यू निकल गई। अब अगर हम यहाँ बी डैश की वैल्यू, चलिए यहाँ बी डैश निकाल लेते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से जब बी को आप माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका बी डैश। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से बी को हम माइनस करेंगे, यानी 3 4 5 6 माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए क्या है, 1 2 7 8 9 10, तो ये बी डैश की वैल्यू निकल गई। अब देखिए, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम निकालें, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश आप देख रहे हैं ये ए डैश है, यहाँ पर ए डैश की वैल्यू है, ये बी डैश की वैल्यू है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 7 दोनों में है, 8 दोनों में है, 9 दोनों में है, 10 दोनों में है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 8 9 10। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी डैश की वैल्यू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल आ रहा है। ये वैल्यू जो आ रही है 7 8 9 10 आ रही है, और ये वैल्यू भी 7 8 9 10 है। तो इस प्रकार जो है ये पहला जो नियम था, पहला नियम सत्यापित हो गया। तो ये पहला नियम आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरे नियम को देखिए, आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के सुन लीजिए। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको u की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू दे दिया, तब तो उसी के हिसाब से आप प्रूफ करेंगे। और नहीं, अगर मान लीजिए आपको केवल कह दिया जाए कि इसको प्रूफ कीजिए, तो हम अपने मन से यूनिवर्सल सेट कुछ मान लेंगे, ए कुछ मान लेंगे, बी कुछ मान लेंगे, और मान करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम आपको सेकंड नियम बताने जा रहे हैं। तो चलिए सेकंड नियम को देखा जाए कि सेकंड नियम क्या होगा। चलिए हम यहीं पे कर रहे हैं इसको। सेकंड वाले को सत्यापित कर दे रहे हैं। देखें, सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालिए, हम सेकंड को सिद्ध करने जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए में आपको दिया हुआ है 1 2 लिख देते हैं यहाँ, ये दिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन बी में क्या दिया हुआ है देखें, ये आपको दिया है 3 4 5 6। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है 3 और 4 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 और 4 हो जाएगी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हमको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए डैश यूनियन बी डैश हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चले ए डैश यूनियन बी डैश देखें। अच्छा, अब से देखिए एक चीज बता दें, यहाँ पर संशोधन कर दें, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश है, डैश लिखना हम भूल गए थे। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इजकल टू ए डैश यूनियन बी डैश होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब हम ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर हम निकालें, तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए इंटरसेक्शन बी जो है 3 4 है, तो इसमें से 3 4 हम हटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 2, फिर ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10।
तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश निकल गया। अब ए डैश यूनियन बी डैश हम निकाले हैं, तो ए डैश यूनियन बी डैश, देखिए ए डैश की वैल्यू हम यहाँ निकाले थे। ए डैश की जो वैल्यू थी ये थी, देखें 5 6 7 8 9 10 था, और फिर बी डैश की जो वैल्यू थी वो 1 2 7 8 9 10, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ए डैश की जो वैल्यू है ये है 5 6 7 8 9 10, ये ए डैश की वैल्यू है। और फिर यूनियन बी डैश की वैल्यू देखें, तो बी डैश की जो वैल्यू थी ये 1 2 7 8 9 10। अब इसका हमको यूनियन ले लेना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम ले लेते हैं। चलिए ले रहे हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 2, देखिए 1 2 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं वैल्यू, देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू निकाली गई थी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इजकल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश की जो वैल्यू थी ये थी 1 2 5 6 7 8 9 10, और फिर यहाँ हम देख रहे हैं राइट साइड में भी, तो इसकी भी वैल्यू हमको ज्ञात हुई है, ये है 1 2 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार जो है आप देखें यहाँ पर ये जो दूसरा नियम था, ये दूसरा नियम भी प्रूफ होता है। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन करके आपको दे देता है, यानी क्वेश्चन देने का मतलब आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, और कह दिया जाए कि डिमार्गन का नियम सत्यापित कीजिए, तो डिमार्गन का नियम अगर सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा तो डिमार्गन के नियम को आप ऐसे ही सत्यापित करेंगे। तो ये डिमार्गन का जो नियम है ये आपसे पूछा जाएगा, डिमार्गन का नियम भी पूछा जा सकता है, इसका सत्यापन भी पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। अब इसके बाद हम देखें कि अगर आपसे कह दिया जाए डोमेन ज्ञात करने के लिए और रेंज ज्ञात करने के लिए, तो अब सबसे पहले प्रांत की परिभाषा देख लें। प्रांत जिसको हम डोमेन कहते हैं और परिसर जिसको हम रेंज कहा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि प्रांत क्या है। तो देखिए अगर कोई समुच्चय ए हो और कोई दूसरा समुच्चय बी हो, ध्यान समझ लीजिए पहले, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच कोई संबंध आर है, तो आर के जितने भी क्रमित युग्म होते हैं उन क्रमित युग्म के जो प्रथम घटकों का समुच्चय होता है उसे ही हम संबंध का प्रांत कहते हैं। तो अब डिफिनीशन जरा ध्यान से समझ लीजिए कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को ही हम हम प्रांत कहते हैं, और प्रांत यानी जिसको डोमेन कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम परिसर की डिफिनीशन देखें तो परिसर में क्या होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है उसे ही हम परिसर कहते हैं या रेंज कहते हैं। जब हम एक उदाहरण दे करके आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर डिफिनीशन पूछा जाता है तो आप डिफिनीशन लिख देंगे,
और फिर अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो इसको आप कर लेंगे। चलिए हम सबसे पहले आपको प्रांत की डिफिनीशन नोट करा देते हैं। प्रांत की डिफिनीशन नोट कर लीजिए। देखें, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत यानी डोमेन, आर का प्रांत जिसको हम डोमेन कहते हैं। अब इसी तरह से दूसरी डिफिनीशन, और इसके बाद एक एग्जांपल दे करके हम आपको समझा देंगे। इसके बाद दूसरा जो होता है ये परिसर होता है, जिसको हम रेंज कहा करते हैं। तो परिसर की डिफिनीशन क्या होगी आप समझ लीजिए कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर जिसको हम रेंज कह सकते हैं, परिसर यानी रेंज कहते हैं। अब ये तो प्रांत और परिसर की डिफिनीशन यानी डोमेन और रेंज की डिफिनीशन हो गई। अब हम एक उदाहरण देखते हैं और इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संबंध आर दिया हुआ है और यह संबंध दिया हुआ है x + 5, ये संबंध आर है। और फिर यहाँ दिया हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ x के बारे में बताया है कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बस इतना ही रहने देते हैं, ये x की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संबंध देखेंगे कि संबंध क्या होगा। देखिए x की वैल्यू बारी बारी से इसमें रखेंगे हम, और रख करके देखिए अगर x की वैल्यू पहले वाले में रखें तो 0 हो जाएगा, और दूसरे वाले में रखेंगे तो 0 + 5 हो जाएगा। इसके बाद अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो देखें पहले वाले में 1 और दूसरा 1 + 5 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 2 + 5 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 रख देते हैं तो 3 और 5 8 हो जाएगा। तो अब जरा देखें ये संबंध है। इस संबंध में अगर आपसे कहा जाए कि डोमेन ज्ञात कीजिए, डोमेन यानी प्रांत ज्ञात कीजिए, तो देखिए यही आप देख रहे हैं डोमेन के लिए, प्रांत के लिए डिफिनीशन क्या बताया गया। समुच्चय ए से समुच्चय बी में
संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक, ये क्रमित युग्म हैं और इनके जितने भी प्रथम घटक हैं सभी डोमेन होंगे। तो 0 1 2 3 ये डोमेन हो जाएगा। जो पहले आ रहा है वह डोमेन हो जाएगा प्रथम घटक, और दूसरा घटक जो होता है वह रेंज हो जाता है। यानी ये हो जाएगा आपका 5 6 7 8। तो इसको याद रखे रहिएगा, जो पहले आएगा वो प्रांत होगा, और जो प्रांत होगा यानी डोमेन होगा, और जो बाद में आएगा वही रेंज होगा यानी कि परिसर होगा। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम त्रिकोणमिति पे आगे बढ़े, देखें त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं और देखते हैं कि त्रिकोणमिति में आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो त्रिकोणमिति में अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो उन वैल्यूज को आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपसे जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, और इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। 100% मार्क आप सबके आ जाएंगे अगर तैयार करके जाएंगे तो, और नहीं तैयार करेंगे तो अब आप खुद देखेंगे अपना। चलिए, अब अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है कि cos 90 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए आपसे कह दिया जाता है cos 90 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो देखें 90 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। ये cos 90 है, इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो ये हुआ कि 45 प्लस 45 कर दें, तो 45 प्लस 45 करेंगे तो 90 हो जाएगा। और या नहीं तो इसको हम चाहें तो 30 प्लस 60 भी कर सकते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरह से कर दीजिए। इसके बाद cos a प्लस बी की वैल्यू फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो cos a प्लस बी का फार्मूला आपको मालूम है, ये होता है cos a cos b, और फिर होता है माइनस साइन a साइन b। तो cos a cos 30, फिर ये हो जाएगा cos 60, और माइनस हो जाएगा ये आपका साइन 30, और फिर ये हो जाएगा साइन 60। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो cos 30 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होती है, और फिर cos 60 की जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, और माइनस देखा जाए तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और फिर sin 60 की वैल्यू जो होती है ये √3/2 होती है। ज़रा देखें इसको हम सॉल्व करें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा √3/4, और माइनस ये भी हो जाएगा √3/4। √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से cos 90 की जो वैल्यू निकली ये 0 हो गई। अगर इसी तरह से मान लीजिए आपसे sin 90 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो sin 90 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखें, अगर आपसे sin 90 की वैल्यू पूछी जा रही है तो इसको भी हम sin 30 प्लस 60 लिख सकते हैं। और sin a प्लस b, देखिए हम आपको बताए कि इसको 30 प्लस 60 के रूप में तोड़िए, या 60 प्लस 30 के रूप में तोड़िए, या 45 प्लस 45 के रूप में तोड़िए। किसी भी रूप में तोड़ेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये sin a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। ये हो जाएगा आपका sin 30 डिग्री
cos 60 डिग्री और प्लस हो जाएगा cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और फिर cos 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। cos 30 पे आ जाइए तो cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। तो 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 हो जाएगा और इसको कट कर देंगे तो ये वैल्यू जो होगी ये 1 होगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर cos 90 और फिर sin 90 की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अच्छा, अगर इसी तरह से सपोज कीजिए sin 60 की वैल्यू ज्ञात करनी है, sin 60 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो sin 60 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको sin 30 + 30 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा sin 30 + 30 डिग्री। फिर यहाँ sin A + B का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा sin 30 cos 30 और प्लस हो जाएगा cos 30 और फिर ये हो जाएगा आपका sin 30। चलिए कर देते हैं। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और फिर ये हो जाएगा sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और चलिए फिर रखते हैं, ये हो जाएगा √3/4 और प्लस ये भी हो जाएगा √3/4। दोनों को जोड़ लीजिए तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 2√3/4 हो जाएगा और फिर 2 से इसको कट कर देंगे 2 यानी ये हो जाएगा √3/2। तो अगर आपसे sin 60 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो sin 60 डिग्री की वैल्यू आप ऐसे ही निकालेंगे। अब इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और है जो आपसे पूछा जा सकता है, यानी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए आपसे कहा गया है कि sin θ + cos θ = x है। तो आपसे कह दिया जाए कि sin θ - cos θ की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चले इसकी वैल्यू अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसकी वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये sin θ + cos θ = x है ना, तो हम sin θ - cos θ न करके हम लिख सकते हैं cos θ और माइनस लिख सकते हैं sin θ। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। इसको भी हम चाहें तो cos θ + sin θ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चले cos θ - sin θ की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। अच्छा, अगर देखें सपोज कीजिए अगर आपको sin θ + cos θ = x दिया हुआ है तो अगर इनके हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा sin² θ और प्लस हो जाएगा cos² θ और प्लस 2 sin θ × cos θ = हो जाएगा x²। अब देखिए sin² θ + cos² θ = 1 होता है और प्लस 2 sin θ × cos θ ये जो है sin 2θ होता है और ये हो जाएगा x²। तो अगर यहाँ से sin 2θ की वैल्यू पूछा जाए तो ये x² - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन अब जिस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा ना उसी फॉर्म में आप कर लेंगे तो ये जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद जो है
आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सम्मिश्र संख्याओं से। तो सम्मिश्र संख्याओं से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिस तरह के, उनको हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। हम सम्मिश्र संख्या से क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, सम्मिश्र संख्या में आपको जानते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग अथवा अंतर से जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। जिस संख्या के साथ i लगा होता है वो काल्पनिक संख्या होती है। और देखें, i की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये i² -1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए i क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो i² i यानी -i हो जाएगा। और अगर i⁴ की वैल्यू निकालनी हो तो ये 1 हो जाएगा। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है i⁹ प्लस i⁴ इसकी वैल्यू आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। सपोज कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बता दें कि देखें, इसको i⁴ की वैल्यू 1 होती है तो i⁴ के ही फॉर्म में हम तोड़ेंगे। तो देखें, i⁴ का स्क्वायर कर दे तो 8 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा i। फिर यहाँ पर i⁴ और फिर यहाँ पर हम कर दे, देखें इसका भी पावर 4 कर दे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और फिर हम i² इंटू i कर दे रहे हैं। अब देखिए, i⁴ की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर इंटू i। फिर i⁴ की वैल्यू 1 का पावर 4 करेंगे 1 ये, और i² की वैल्यू -1 होती है। और फिर ये हो गया i। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और फिर i में गुणा कर दीजिए। फिर 1 का पावर 4 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -i। तो फिर i से i कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे अगर a + ib के रूप में भी व्यक्त करने के लिए, अच्छा अगर इसको a + ib के रूप में करना होगा तो 0 प्लस हम i0 लिख सकते हैं, 0 + i0 लिखा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार जो है आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए, वास्तव में गुणात्मक प्रतिलोम उसको कहते हैं कि वह संख्या जिससे इसमें गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए तो उसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/4 - 3i होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में कभी इसको लिखा नहीं जाता है। तो नहीं लिखा जाता है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसका कंजुगेट हो जाएगा 4 + 3i और ये हो जाएगा 4 + 3i। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 4 + 3i और यहाँ देखें a - b और a + b, a² - b²। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3i का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 3i, 4 का
स्क्वायर करेंगे 16 और 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया आपका 4 + 3i/16 -9। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया आपका 4 + 3i/16 और प्लस हो जाएगा 9, तो 16 और 9 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 3i/25 हो गया। अब 25 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो 4/25 + 3/25i हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 - 3i का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये हो जाएगा आपका 4/25 + 3/25i। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ और क्वेश्चन होते हैं, मापांक और कोणांक ज्ञात करना। तो अगर आपको मापांक ज्ञात करना होगा और कोणांक ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी हम आपको बता देते हैं। देखें, अगर आपसे कह दिया जाता है कि z = -√3 और +i है, इसका मापांक ज्ञात कीजिए। तो मापांक जानते हैं क्या होता है? मापांक जो होता है इसका मॉड हो जाता है। मॉड निकाल लेंगे, करड़ी में वास्तविक संख्या का वर्ग और प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा √-3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा, और i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा। 3 + 1 √4 यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है मापांक निकल गया। अगर मान लीजिए कोणांक ज्ञात करने के लिए कहता है, तो कोणांक ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि ये -√3 + i है, इसको हम r cos θ + i sin θ के रूप में तोड़ देते हैं। तो देखें ये हो जाएगा, इसको हम तोड़ रहे हैं r cos θ + i sin θ के रूप में। तो देखें अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं दोनों पक्षों से। तो दोनों पक्षों से अगर हम कंपैरिजन करें तो r cos θ = -√3 हो जाएगा, और फिर r sin θ = 1, यानी वास्तविक संख्या के बराबर और काल्पनिक संख्या जो है काल्पनिक संख्या के बराबर हो जाती है। अब अगर दोनों पक्षों का वर्ग करके हम जोड़ लें तो ये हो जाएगा r² cos² θ, और ये हो जाएगा r² sin² θ। फिर -√3 का स्क्वायर कर देंगे 3 और 1 का स्क्वायर कर देंगे 1। यहाँ पर अगर हम r² कॉमन ले लें तो cos² θ और प्लस हो जाएगा sin² θ हो जाएगा ये 4, और इसके आगे हम वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ अगर हम देखें तो देखें ये वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, sin² θ + cos² θ = 1 होता है। तो r² हो जाएगा 4, यानी r की वैल्यू हो जाएगी √4 यानी 2 हो जाएगा। यही इसको हम शॉर्टकट में यहाँ से निकाल दिए थे। तो आप शॉर्टकट वाला मेथड मत अप्लाई कीजिएगा, आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा। अब इसके बाद अगर आपको कोणांक ज्ञात करना है तो देखिए कोणांक ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। या तो r की वैल्यू रख करके यहाँ cos θ से अलग निकालें, sin θ से अलग निकालें, और नहीं तो इकट्ठे tan के रूप में निकाल सकते हैं, इकट्ठे निकाला जा सकता है। हम r sin θ में r cos θ से भाग दे देते हैं, तो r sin θ अपान हो जाएगा r cos θ = देखिए r sin θ ये 1, तो माइनस हो जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार जो है r से r कैंसिल हो जाएगा, sin अपान cos tan θ -1/√3। तो -1/√3 रेडियन में जो है tan 5π/6 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा tan θ = tan 5π/6।
तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 5π/6। तो अगर आपसे कहा जाता है कि इसका मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए तो यहाँ लिख देंगे मापांक r = 2, और फिर अगर आपसे कोणांक पूछा जाता है तो कोणांक थीटा होता है, कोणांक थीटा = 5π/6। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मापांक और कोणांक ज्ञात करना होगा तो मापांक और कोणांक ज्ञात करेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ध्रुवीय रूप में हल करने के लिए, ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए। तो एक क्वेश्चन हम आपको ध्रुवीय रूप का बता देते हैं और चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि ध्रुवीय रूप में अगर आपको लिखना होगा तो ध्रुवीय रूप में कैसे लिखेंगे, हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि -1 + i को ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो इसको ध्रुवीय रूप में लिखने का तरीका वही होता है कि r cos थीटा + i sin थीटा आप कर लेंगे तो ध्रुवीय रूप में हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के बराबर करेंगे और काल्पनिक संख्या को हम काल्पनिक संख्या के बराबर करेंगे। तो r cos थीटा = -1 हो जाएगा और फिर यहाँ से r sin थीटा = 1 हो जाएगा। तो चलिए फिर वही काम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और वर्ग करके जोड़ते हैं। तो फिर देखिए ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1। फिर देखिए यहाँ पर r² हम कॉमन ले लिए, ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 2 हो गया। cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1 होता है तो r² = 2 हो गया। तो यहाँ से r की जो वैल्यू हो जाएगी ये √2 हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम वैल्यू निकालते हैं, देखें वैल्यू निकाला जाए यहाँ पर थीटा का, क्योंकि हमको ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू ज्ञात होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी फिर जो है भाग दिया जाएगा r sin थीटा में r cos थीटा से। तो ये हो जाएगा, देखें r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। ये हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ से फिर आप वैल्यू निकालते cos थीटा का sin थीटा का, फिर दोनों में जो कॉमन होता उसको करते। हम सीधे आपको बता दे रहे हैं। तो r sin थीटा की वैल्यू 1 और नीचे है ये -1, r से r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा = हो जाएगा -1। तो tan थीटा = -1 जो होता है tan 3π/4 की वैल्यू होती है, 135 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3π/4 हो जाएगा। अब ध्रुवीय रूप लिख रहे हैं, तो ध्रुवीय रूप लिखने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू इसी में लिख देते हैं तो ध्रुवीय रूप हो जाता है। फिर यहाँ लिख देंगे ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप बराबर r की वैल्यू है √2 और ये हो जाएगा cos थीटा 3π/4 और प्लस हो जाएगा i sin 3π/4। अगर ध्रुवीय रूप में लिखना होगा तो ध्रुवीय रूप में आप इसको लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब एक चीज जो है, अब इसी में आता है द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण अगर सपोज कीजिए आ जाता है तो द्विघाती समीकरण को कैसे आप सॉल्व करेंगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो कोई भी द्विघाती समीकरण आता है ना सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित, तो इसको हम सिद्धाचार्य के नियम से सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, x² + 3x + 5 = 0। इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे।
तो अब यहाँ पर हम सूत्राचार्य के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। देखें, यक्स स्क्वायर का गुणांक a इजकल टू 1 हो जाएगा और यक्स का गुणांक b इजकल टू 3 और कांस्टेंट c इजकल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको मालूम है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान हुआ करता है 2a। तो फिर x इजकल टू माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और माइनस 4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 5 अपान हो जाएगा 2a की वैल्यू है 1। फिर क्या हो जाएगा, x इजकल टू माइनस 3 प्लस माइनस ये हो गया 9 और ये देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका 20 और फिर ये हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। तो फिर x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, देखिए तो 9 माइनस 20 माइनस 11 हो जाएगा, ये माइनस 11/2 हो गया। और फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x इजकल टू माइनस 3 प्लस माइनस 11 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 के जगह पे आई स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं। और फिर देखिए यहाँ हम लिख देते हैं x इजक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस आई स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आई स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा आई अंडर रूट 11 अपान हो जाएगा 2। हम चाहें तो 2 से अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो 2 से अलग अलग डिवाइड करके अगर हम लिख दें तो x इजकल टू -3/2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 11 हो जाएगा, अंडर रूट 11 और बाई 2 हो जाएगा। तो अब जो है एक प्लस के साथ लिख लेंगे तो एक मूल होगा और माइनस के साथ लिख लेंगे दूसरा मूल होगा। तो चलिए x इजकल टू -3/2 और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 11/2i, ये एक मूल हो गया। और दूसरा मूल अगर हम यहाँ लिख दें माइनस चिन्ह के साथ तो -3/2 माइनस अंडर रूट 11/2i हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये मूल निकल गए। अगर समीकरण के मूल निकालने होंगे या समीकरण को हल करने होंगे तो ऐसे ही हल करेंगे। अब इसके अतिरिक्त अन्य जो क्वेश्चन होंगे, अब इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब चले देखें, अब हम आ जाते हैं रैखिक असमीका पर। रैखिक असमीका से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो रैखिक असमीका के क्वेश्चंस को अगर आपसे सॉल्व करने को कहा जाए तो कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। रैखिक असमीका से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम इसको इरेज करते हैं और फिर देखें, अगर रैखिक असमीका से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कैसे करते हैं। एक बात तो आप मान के चलिए कि रैखिक असमीका के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो यह मान करके चलते हैं कि x जो है रियल नंबर है, x वास्तविक संख्या है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 4x + 3 लेस देन 6x + 7 और आपसे कहा जा रहा है कि वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो देखें यहाँ पर सीधे डिवाइड वगैरह का कार्य नहीं किया जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो जानते हैं क्या करेंगे। अब जब यहाँ बराबर रहता तो पक्षांतर होता, बराबर तो है नहीं, इसलिए पक्षांतर रैखिक असमीका में पक्षांतर नहीं किया जाता है। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में से 4x घटा देते हैं। लिखा जाएगा दोनों पक्षों से
4x घटाने पर दोनों पक्षों में से 4x घटा दीजिए, तो 4x + 3 - 4x, और फिर ये हो जाएगा 6x + 7 - 4x हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, 4x से 4x कैंसिल हो गया, 3 और इज लेस देन 6x - 4x, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा और +7। इसमें पक्षांतर नहीं किया जाता है, तो देखिए 7 को यहाँ से हटाना है, तो दोनों पक्षों में से हम 7 घटा देंगे। लिखा जाएगा दोनों पक्षों से 7 घटाने पर, दोनों पक्षों से 7 घटाने पर, तो दोनों पक्षों में से जब 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 7 इज लेस देन 2x + 7, और माइनस हो जाएगा 7, तो 3 - 7 करेंगे -4, और फिर ये हो जाएगा लेस देन, और ये हो जाएगा 2x। अब जो है x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 से हम डिवाइड कर देंगे। लिखा जाएगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जो भी काम करेंगे यहाँ आप लिखते जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इज लेस देन हो जाएगा x, या इसको उल्टा हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -2, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो -2 से बड़ी होगी। अच्छा देखा जाए, अब चूंकि ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, -2 से बड़ी होगी, यानी -2 से छोटी नहीं होगी। तो -2 से छोटी नहीं होगी तो इधर के तरफ बड़ा कोष्ठ लगा देंगे, -2 से छोटी नहीं होगी तो, लेकिन बड़ी होगी माइनस, देखिए x इज ग्रेटर देन -2, यानी x का जो भी मान आएगा -2 से बड़ा आएगा, तो -2 से बड़ा आएगा, तो -2 से बड़ा हो सकता है कहाँ तक, -2 से जो बड़ा होगा वो इनफाइनाइट तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जिधर की वैल्यू चेंज नहीं होती है उधर बड़ा कोष्ठ लगाते हैं, और जिधर की वैल्यू चेंज होती है उधर छोटा कोष्ठ लगाते हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है, अगर आलेखन विधि से कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, तो देखें आलेखन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको एक क्वेश्चन इसमें से भी बता देते हैं, तो देखते हैं। अगर आलेखन विधि से कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाता है, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इससे कह दिया जाता है कि द्विविमीय तल में, द्विविमीय तल माने आपके कॉपी का जो तल होता है वो द्विविमीय होता है, द्विविमीय तल में आलेखन विधि से हल कीजिए। तो देखें आलेखन विधि से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको तो इक्वल के बराबर, इक्वल लाते हैं, लिखते हैं इसमें, तो 2x + y = 6। और जानते हैं क्या करते हैं, इसमें एक बार x के जगह पे 0 रख करके y की वैल्यू निकालते हैं, और फिर y की वैल्यू 0 रख करके x की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर x = 0 तो y = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो 0, 6 मिलेगा। इसी तरह से अगर y = 0 करें तो 2x = 6, यानी यहाँ से मिल जाएगा x = 3, तो निर्देशांक हो गया 3, 0। तो सबसे पहले द्विविमीय तल माने x अक्ष और y अक्ष पर इसको दिखा देंगे। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, और ये तो ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन O। तो चलिए अब इसको हम बराबर भागों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6।
और फिर ये 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, ये है वाई एक्सिस। तो अगर 0 6 देखिए यक्स की वैल्यू 0 होती है वाई अक्ष पर, तो अब 0 6 कहाँ होगा? तो ये 1 2 3 4 5 6 ये जो बिंदु होगा इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 6 और फिर 3 0, तो y की वैल्यू 0 होती है x अक्ष पर, तो ये हो जाएगा आपका 3 0। अब इस लाइन को यहाँ हम मिला देते हैं, जहाँ जहाँ स्केल से मिलाएंगे क्योंकि ये लाइन है, तो इसको हम स्केल से मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो समीकरण था रेखा का 2x + y = 6 लिख देते हैं। अब इसके बाद अगली स्थिति आती है और अगली स्थिति में हम असमीका को लिखते हैं। अगली बार असमीका को लिखेंगे यानी 2x + y > 6 और जानते हैं क्या करते हैं, इसमें x और y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो चलिए अगर x = 0 और y = 0 रखते हैं तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 0 > 6 यानी 0 + 0 > 6 यानी 0 > 6। तो 0 कभी 6 से बड़ा तो होता नहीं है, तो जब 0 6 से बड़ा नहीं होता है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ होगा वह मूल बिंदु को टच नहीं करेगा। तो ग्राफ मूल बिंदु को ये हम लिख देंगे कि असत्य है, यह सत्य नहीं है, असत्य है, अतः आलेख मूल बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा। यहाँ लिख देंगे अतः आलेख मूल बिंदु को, अतः आलेख मूल बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श नहीं करेगा। तो स्पर्श नहीं करेगा तो इसकी जो डॉटेड लाइन होगी वो इधर के तरफ दिखा देंगे, ये इधर के तरफ डॉटेड लाइन। अगर स्पर्श करता तो नीचे की तरफ दिखा देते, तो इसका जो डॉटेड लाइन होगा वो इधर के तरफ दिखा देंगे। तो ये जो है हम लोगों का सलूशन निकलेगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कभी कभी 2 2 3 3 समीकरण आ जाएगा, तो जैसे समीकरण कहेगा दोनों तीनों समीकरण को एक ही ग्राफ पर दिखा देंगे और एक ही ग्राफ पर दिखाने के बाद जो एरिया सभी ग्राफों के बीच में आता है वही उसका सलूशन होता है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक समीकरण आएगा तो उसका सलूशन ये होगा। तो इस प्रकार हम आज आपको रैखिक असमीका भी बताए और फिर जो है अगले वीडियो में जो शेष और चीज़ें बच रही हैं उनको हम कल के वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा और हमें उम्मीद है कि अगर पूरा तैयार करके जाएंगे, ये वीडियो अच्छी तरह से आप तैयार करके जाएंगे तो आपको 100% मार्क अवश्य मिलेगा। और फिर जो अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे, उसको भी आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। फिलहाल महामना इंस्टीट्यूट के तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप जाएं, एग्जाम दें और बहुत बढ़िया नंबर लावें और इसके बाद क्लास 12 में महामना इंस्टीट्यूट से संपर्क जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।